उसमें ये तो लीडरशिप उस वक्त ले लेती है, कंसिडर करती है। पाकिस्तान में आमतौर पर कहा जाता है कि एजेंसियां बड़ी पावरफुल है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ऐसा वाक़या हो जाना और दहशतगर्दी के जुर्म डाल के ना सिर्फ ज़मीन जायदाद कब्जा कर लिया, घर औरत सब पे जुल्म कर लिया, लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा भी डाल दिया और उसकी अकाउंटेबिलिटी ना होना। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने इब्तदाइये में बिल्कुल ठीक कहा कि ये अभी मैटर ऑफ एविडेंस है। जब ये चीज़ें अभी तक तो हमारे सामने बड़ी लिमिटेड डिटेल्स मौजूद हैं। जब मुकम्मल फ़ैसला आएगा, जो भी फ़ैसला होगा उस वक्त उसको परखेंगे कि किस बुनियाद पे क्या एविडेंस थी और किन चीज़ों को ज़ेर गौर लाया गया। आई विश कि पूरा इसको पब्लिक किया जाए ताकि इस पे ये भाम ना रहे कि कोई विच हंटिंग हुई है या विक्टिमाइज किया गया। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल पैदा होता है मलिक साहब, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है। और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि मैं अगर सियासतदान हूं तो मुझे भी वो हाथ लगाना आसान नहीं है। अगर कोई वकील है, बड़ा वकील है, तो उसको भी हाथ लगाना आसान नहीं है। इसी तरह सहाफ़ी, इसी तरह जुडिशरी, जजेस। और हमने माशरे के अंदर वो लेज क्रिएट कर ली हैं कि जिनमें एक मखसूस तबका अशराफिया का कानून उसके साथ होता है, कानून उसके खिलाफ हरकत में नहीं आता। और अगर आम आदमी हो जिसका इन तबकों से ना ताल्लुक हो तो उसके खिलाफ कानून हरकत में भी आता है, उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। और क्योंकि मैं इस क्रिमिनल लीगल सिस्टम के साथ एक अरसा वाबस्ता रहा हूं बतौर वकील के, तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये इस हद तक गल सड़ चुका है मलिक साहब कि ये इसी तरह नहीं है कि हम दुनिया में हमारा जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है उसकी बदतरीन रैंकिंग्स है। सर आपको पता है ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री चुरा कर जी हाँ सोशल मीडिया पे छापी गई थी। और वो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई एम श्योर कि जो आर्मी का इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरी डिटेल आर्मी चीफ को दी होगी। ये किसी सिविलियन का काम नहीं था। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में मुमकिन है। देखें ना, ये इंट्रा एलीट जो राइवलरीज है ना मलिक साहब, ये इतनी सिवियर हो गई हैं। अब आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो हमारे जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, ताकत का, उसमें सबसे ज्यादा अहम है। पावर सेंटर है, पावर सेंटर है। अब उसको हासिल करने की जो तगोदौ है वो इतनी शदीद हुई है कि हमने इससे पहले, मैं 2002 से बड़ा देख रहा हूँ चीज़ों को, इतनी शदीद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसमें एक रीज़न है कि जो ये एक्सटेंशन का जो कानून आया उसने उस पीरियड को जब एनहांस किया तो फिर बाकी लोगों के लिए भी वो एक बड़ी प्राइज्ड, वैसे भी एक प्राइज्ड पोजीशन थी, लेकिन उसके चार्म्स ही कुछ और हो गए कि जी अगर आप 6 साल के लिए आर्मी चीफ रह सकते हैं तो फिर उसके लिए जो कुछ करना है कर गुजरो। और सियासतदान उसमें एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जनरल बाजवा को पहले 3 साल एक्सटेंशन मिलने के एक बेनिफिशियरी जनरल बाजवा थे, दूसरे बेनिफिशियरी खुद जनरल फैज़ थे, क्योंकि उस 3 साल की टर्म के बाद जो सीनियर मोस्ट की लिस्ट में उनका अपना नाम भी आ जाता था जो पहले नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब, एक आपकी हुकूमत बनने के साथ ही कुछ ऑडियो शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की गुफ्तगू की लीक हुई थी। बहुत सी ऑडियो लीक्स होती रही, हम सुनते थे कि इमरान खुद कहते थे अंदर ये एजेंसियों वाले टेप कर लें, जो इसको चोरी की हो उसको डर लगता है, मुझे तो डर ही नहीं लगता। वो रिकॉर्डिंग किसने की थी जो शहबाज शरीफ और मरीम की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग बाहर आई थी, और वो किसने कैसे किसको पहुंचाई थी? देखें, उसमें एक साहिब जिनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मैं जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी ड्यूटी थी और वो ये काम जो है वो बहुत पहले से वहाँ पे कर रहे थे और उन्हीं ने वो काम जो है वो फिर हमारे या पीडीएम की गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने जारी रखा। और जब ये फिर लीक हुई, ऑडियो लीकेज हुई, तो उसके बाद फिर जब इंक्वायरी हुई तो फिर वो बात जो है वो सामने आ गई। तो इतना मैं कह, और वो टेप पहुंचाई किसको गई थी रिकॉर्डिंग के बाद? वो ये चीज़ें जो हैं, वो चीज़ें जो है ये जो यानी ऑडियो वगैरह है
तो ये मालूम हुआ था, कोई इसकी कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोई जिक्र हो किसी बात का तो आप सुने कि वो फैज़ हमीद साहब से भी जो है वो शेयर होती रही और शायद उसी तरफ से वो एक अंडर ओथ मैंने आपसे सवाल किया था कि एक अंडर ओथ मुझे आप बात बताएंगे आपके ऊपर हेरोइन डालने के पीछे कौन था? सच अंडर ओथ आपने बयान देना है। जी बिल्कुल, अंडर ओथ जो है ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी और उसके बाद फैज़ हमीद साहब ने जो है इस सारे मामले को मैनेज किया। बाजवा साहब के इल्म में ये बात लाई गई और उन्हें ये तो तफसील नहीं बताई गई जो बाद में मालूम हुआ कि जी हमने क्या करना है, लेकिन ये उनको बताया गया कि जी फ़लाँ आदमी है और उसको हमने जो है वो फ़िक्स करना है। तो फिर इन्होंने जो है वो जो DG ANF थे तो उन तक हुक्म पहुंचा और उसके बाद फिर जो है वो नीचे जो टीम थी तो उसने फिर सारा वो मैनेज करके तो वो केस बनाया। ये कौन कहता था कि हम इज्जत देते हैं और हम मौत का फैसला करते हैं? ये फैज़ हमीद साहब कहते थे। हम इज्जत देते हैं, ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त है जिसको आप कह रहे हैं कि हम इज्जत देते हैं और हम मौत का फैसला करते हैं। नहीं तो वो उन्होंने फैसले किए हैं, उन्होंने ये फैसले भी किए हैं उन्होंने। यानी एक आदमी को अगर आप पकड़ के जी किसी ऐसे मुकदमे में डाल दें तो इज्जत और जिल्लत दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ ही होती हैं। मैं तो स्पीचलेस हूँ सारी जी नदीम साहब देखें, अभी जैसे आप अप्रिशिएट करें इंस्टीट्यूशन को, देर आए दुरुस्त आए की मैं मिसाल दूंगा। देखें जब भी आइडेंटिफाई हुए एक एक्शन हो रहा है, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जनरल, ही वॉज DGI और इदारे ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, इसको भी अप्रिशिएट। देखिए अगर इन चीज़ों से पाकिस्तान ने आगे बढ़ रहा है तो फिर तो इसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर इन चीज़ों से या इंक्वायरी लेट हुई है जो, या अगर हम इस पे पड़ जाएंगे और माजी के बैगेज में ही दबे रहेंगे तो हम वी आर गोइंग नो वेयर। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, अभी खुर्रम भाई ने बात की है, हमारा माजी हमारी तारीख का एक वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है जिसके अंदर हमने 1001 दफ़ा ऐसी गलतियां की हैं। देखिए मैं इस वक्त एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ना जी, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था खुर्रम साहब से, एवरीबडी इज इन स्ट्रेस। ये जो इस वक्त ना पूरा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारी जो सिचुएशन है उसके बीच में स्ट्रेस में है। अभी देखिए खुर्रम भाई ने बात की, मैं उस तरफ एक जी एक्सटेंशन की बात हुई है, सॉरी मुस्तफ़ा भाई ने बात की है, माय अपोलॉजीज, कि इन्होंने बात की है मुस्तफ़ा भाई ने ये अबाउट एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन अब देखें जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हुई तो इसी असम्बली से पास हुई। एक्सटेंशन देने वाली अथॉरिटीज़, आप अथॉरिटीज़ है ना, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं, कहने का मकसद ये है, जो मैं पॉइंट लाना चाहता हूँ कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब अपना वजन उठाना होगा। स्पाइनलेस है ये सिस्टम। हाँ देखिए सिस्टम है तो स्पाइन पे पैदा करें ना, उस पर स्पाइनलेस पे ताकत पैदा करें, स्पाइन को अपनी को जरा ठीक करें। उसकी वजह यह है कि आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर। वेन एवर देखिए ना, जब आप पावर में होते हैं तो फिर एवरीथिंग इज फाइन। मिस यूज भी एक ऑफिस को कराया गया, एक पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बीच में पॉलिटिकल ऑफिस जब ये कहा गया मिस यूज कराया जाता है कि फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया, ये चार्जशीट का हिस्सा है, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और ये तो अभी एविडेंस जब अभी सामने आएगा वो ये चार्जशीट का हिस्सा। जी हाँ, चार्जशीट का हिस्सा। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। इससे ज्यादा सीरियस तो एक सिपाही के लिए हो ही ना सकता। इट इज अ सीरियस एलिगेशन और इसके ऊपर सीरियस रिपरकशंस भी होंगी। दैट्स व्हाई देखें ना, इज अ 3 जब स्टार। वर्दी पहनी जाती है तो कसम क्या खाई जाती है कि इस मुल्क के लिए जान देगा। अच्छा नदीम साहब, ये कसम खाते हैं ना आप। आपने अपनी जाती कुर्बानी दी है, मैं उसको दोहराता नहीं, लेकिन एज ए सोल्जर ये आपका हमेशा प्राइड रहेगा आपकी फैमिली के लिए। जी ऑफ कोर्स। देखिए दैट्स व्हाई आई वाज अबाउट टू ब्रिंग आउट कि देखिए एक इंडिविजुअल के एक्ट के पीछे पूरे इंस्टीट्यूशन या पूरे उस रैंक को या उस ओहदे को लेबल कर देना ये बड़ी ज्यादती। पूरे इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल लेबल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा इंस्टीट्यूशन तो रोज कुर्बानी दे रहा है, रोज हमारे इस कौम के बेटे हैं। देखिए ना, अगर उन्होंने गलत किया है तो आप इंस्टीट्यूशन को दाद दीजिए या सिस्टम को दाद दीजिए कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी में अभी जो और भी लोग इनके साथ अटैच होंगे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं।
जनरल बाजवा साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उस दिन उन्होंने जिक्र किया कि हम 75 सालों से जो कुछ कर रहे हैं आइंदा हमने नहीं करना। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला था। उसके अंदर उनका एक कलीदी रोल था जनरल फैज़ का। 2018 के इंतखाबात में उनका होगा, 2024 में किसी और का होगा, 2013 में यही इल्ज़ामात इमरान खान किसी और पे लगाते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं जनरल फैज़ हमीद के इस ट्रायल में ना सिर्फ एक चीज़, वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कहते हैं ना, सिर्फ एक मैं सोचता हूँ कि शायद कोई ऐसी मिसाल बन जाए कि आइंदा से इस तरह की इंजीनियरिंग का प्रोसेस रुक जाए। लेकिन क्या ऐसा प्रोसेस रुकेगा? मलिक साहब, मुझे तो इस में कोई इबाम नहीं है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इकोनॉमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान पहले एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी के तौर पर उस कैटेगरी में रखा गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रांजिशन किया एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी कैटेगरी में, और फिर इवेंचुअली अब पाकिस्तान ट्रांजिशन कर गया है एक अथॉरिटेरियन रिजीम की कैटेगरी में। तो पिछले 10 सालों से जो इस मुल्क के अंदर होता आया है, और एक उसके अलावा भी एक लंबी तारीख है, हमें अब इस मुल्क को अगर डगर पर डालना है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा। हमारे सियासतदानों को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, चंद ओहदे हासिल करने के लिए वो इस पावर पॉलिटिक्स और इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो इसका हिस्सा नहीं बने? अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये, मैं दुख से ये बात कहता हूं कि ऐसा कोई सियासतदान नहीं है। मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी सियासत इन्होंने खड़ी की जब इन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की। आज मुस्लिम लीग नून बिल्कुल उससे मुख्तलिफ एक पोजीशन इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी का एक बहुत हिस्टोरिकल उनकी एक लेगेसी है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, लेकिन आज वो भी आपको इस खेल का हिस्सा पावर पॉलिटिक्स का नजर बीबी के साथ इस दुनिया से वो स्ट्रगल और वो उनकी पॉलिसी और वो आइडियोलॉजी दुनिया में चली गई दुनिया से। और इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें तो उनकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपकी इन लोगों के साथ सुलह क्यों है, आप इनको छोड़िए, मेरे साथ इंगेज कीजिए, मैं आप ही के साथ इंगेज होना चाहता हूं, किसी और पॉलिटिकल फोर्स के साथ इंगेज नहीं होना चाहता, और मुझे इक़्तिदार में वापस लाइए। तो ये जो हमने लीड की ये एक म्यूजिकल चेयर बना ली है कि मैं आपके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आप मेरे रिटर्न में इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये लीड कैप्चर है, ये लीड कैप्चर है। देखिए एक और चीज मलिक साहब कि मैं ये बात मेरा अपना जाती तौर पे मानना है कि जब मैं तारीख पे नजर दौड़ाता हूं कि जनरल कियानी ही वाज अ वेरी वेरी गुड जनरल। उनके दौर में उनको थिंकिंग जनरल कहा जाता था। जो एक फुल ब्लोन वॉर ऑन टेरर थी वो शुरू हुई और हर ट्राइबल एरिया में पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सटेंशन ली तो उनकी वो जो सारी की सारी कारकर्दगी थी वो पीछे चली गई और उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ एक्सटेंशन के हवाले से। पहले जो 3 साल की उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पोस्ट जनरल मुशर्रफ उस मामले को दुरुस्त करना बड़ा कमाल का उन्होंने किया था, लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स में वो सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। और फिर जो उन्होंने अंदर भी रिफॉर्म्स की, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो रिफॉर्म्स, अच्छा फिर जब जनरल राहील शरीफ का डिपार्चर हुआ एंड द डे जनरल बाजवा वाज अपॉइंटेड, इट इज, ये मेरा मानना है कि उन्हें एक चीज पता थी कि नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं देनी, बिकॉज ही हैडंट गिवन इट टू राहील शरीफ, देयरफॉर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। और इसीलिए शायद ये फिर फैसला कर लिया गया कि जी हालात जो है उनको अपने फायदे में लेकर आओ और नवाज शरीफ को रुखसत करो, और फिर वो सारा एक हमने इमरान खान की प्रोजेक्ट जो था ना इसके ऊपर 2011 से काम शुरू हो गया था। मैं खाली जनरल बाजवा को इस पर टू बी वेरी फेयर विद हिम उसको इल्जाम नहीं देता। 2011 लाहौर के जलसे से इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया था। मलिक साहब इंटरेस्ट अलाइन हो गए, हो सकता है। और फिर हमने देखा कि एक्सटेंशन जो थी वो फिर इमरान खान साहब ने एज अ रिवॉर्ड वो फिर दी। राना सनाउल्लाह साहब, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है फैज़ हमीद ने पुरतशद्दद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर से मिली भगत की, इंतशार और बदअमनी से मुतल्लक पुरतशद्दद वाक़यात में फैज़ हमीद से अलहदा से तहकीकात जारी हैं। इसके अलावा चार्जशीट में फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े हुए पुरतशद्दद वाक़यात भी शामिल हैं। 9 मई में जनरल फैज़ हमीद का क्या रोल है? देखें, आपके इल्म में है, जिस तरह से पहले बात भी हुई है कि ये जो एक्सटेंशन और तैनाती जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो
मुतनाज़ा जो है वो हो गई या बना दी गई, तो वो किसने बनाई? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने जो है वो पहले उनका बयान और था, फिर उसके बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाजवा साहब को सिर्फ 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये चाहा कि उनकी मर्ज़ी से जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती हो। फिर वो एक मखसूस नाम को आगे लाना चाहते थे और इसी तरह से वो किसी को रोकना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक पुरतशद्दद सियासी इंतशारी तहरीक का उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया। वो एक लॉन्ग मार्च जो है वो लेके आए। उसके रास्ते में भी एक पुरतशद्दद वाक़या जब उनके ऊपर जो है वो फायरिंग हुई, 9 मार्च की तारीखें आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख के साथ जुड़ी हुई थी। और फिर उन दिनों में ये बात कही जा रही थी कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये तो इतने दिनों में पहुंच जाना चाहिए था, अब ये रास्ते में रुक क्यों गया है? वो रास्ते में रुक गया। फिर रुकते रुकते जो है वो फिर आके उन तारीख़ों पे या उन दिनों में यहाँ पे पहुँचा जिन दिनों में वो तैनाती होनी थी। लेकिन वो इंसानों का समुंदर जो रावलपिंडी का जिसने घिराव करना था, इस्लामाबाद का घिराव करना था, वो बावजूद इकट्ठा ना हो सका और उसमें जो है वो फिर उनको जनरल फैज़ का इसमें क्या रोल? फिर उसके बाद जी उसमें उस वक्त ये कहा जाता था कि ये सारी प्लानिंग जो है इसके पीछे फैज़ हमीद साहब है। यानी ये एक सेइंग जिस तरह से यानी एक बात होती है, ख़बर चलती है कि इसके पीछे जो है वो है। उसके बाद फिर कितने पुरतशद्दद वाक़यात, अदालतों के घिराव और उसके बाद जो लाहौर में जो है वो होता रहा ज़माम पार्क में, तो वो सारे जो पुरतशद्दद वाक़यात थे और फिर उसका जो है वो इंतहा जो है वो 9 मई को थी। तो उसमें जो है वो ये कहा जाता रहा कि इनकी जो है वो रहनुमाई जो है वो उनको हासिल थी। तो अगर 9 मई के वाक़यात में इनका कोई अमल दखल साबित होता है, ये फैज़ हमीद साहब की, तो अगर वो वहाँ पे कोई अमल दखल इनका साबित होता है क्या? जी आप बात पूरी कर लीजिए। जी ये मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 9 मई जो है उसमें तो वो सिर्फ 9 मई लोग समझते हैं कि जी वो जी तशद्दुद उन्होंने आके जो है वो तोड़ फोड़ कर दी। उन्होंने एक ऐसे घर को जहाँ पे जो है वो इंतहाई हसास जो है वो घर ही नहीं था, वहाँ पे ऑपरेटिव्स भी था, उसको जो है वो वहाँ पे लूट मार की, वहाँ से चीज़ें उठा के ले गए, आग लगा दी। फिर मियांवाली में उन्होंने जो है वो जिस एयर बेस के ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब, इसी तरह से फैज़ हमीद जो है वो या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट थे, सुपर स्मार्ट, सुपर स्पाई, वो सारे सिस्टम पे हावी थे, सारा कुछ कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं था चल रहा। तो ये कुछ बात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बहुत भी स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन पूरा एक सिस्टम है ना हमारे इंटेलिजेंस का, वो काम कर रहा होता है। MI का करता है, ISI का, IB का इतना बड़ा सेटअप है, ढेरों ढेर, और पूरी दुनिया की हर चीज़ पे आंख रख के बैठे होते हैं। तो जनरल फैज़ अकेले फ़र्द वाहद इतने सुपरमैन थे, सुपर ह्यूमन बीइंग थे कि वो सब कुछ कर गुजरे, किसी को नहीं पता चला। नहीं देखें, इसमें मलिक साहब ये जब एविडेंस सामने आएगी तो मेरा यानी अंदाज़ा है कि आर्मी में वाकई वहाँ पे जो उनके सिस्टम्स हैं ना वो काम करते हैं। वहाँ पे जो कहा जाता है, आम लोग भी ये बात करते हैं, आर्मी के लोग भी बात करते हैं कि जी वहाँ पे जो आदमी जो है वो यानी सामने आ जाए ना जिसकी बात, तो उसे फिर माफ़ी नहीं मिलती और हर आदमी जो है वहाँ पे वॉच हो रहा होता है। फैज़ हमीद साहब जो करते रहे, भले वो ये समझते होंगे कि किसी को पता ही नहीं है, वो स्मार्ट प्ले कर रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस अदारे का के सरबराह के तौर पे वो कर रहे थे सारा कुछ, तो उनकी भी एविडेंस जो है वो पूरी कलेक्ट हो रही थी। उस एविडेंस को कोई बुरुएकार लाए ना लाए
वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम में वो भी चेक हो रहे थे। और ये आप देखिएगा कि वो सारी एविडेंस जो है वो वही होगी। अब ये कंक्लूडिंग स्टेज होगी, एक हिस्से पे उन्होंने चार्जशीट कर दिया, दूसरे हिस्से पे वो कह रहे हैं तफ्तीश जारी है। अगर इसमें और लोगों के नाम निकलते हैं, तफ्तीश में तो सारा कुछ आएगा ना? जी बिल्कुल, अभी तफ्तीश तो हो रही है जी। जो इनकी ये जिस तरह आप टॉप सिटी की बात कर रहे थे और मामलात हैं, इनकी साथ साथ चीज़ें चल भी रही हैं। और ये जो इनकी इंटरफेरेंस के मेन अभी जो दो ख़तरनाक चीज़ें इसमें सामने आई हैं, वो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है पोस्ट रिटायरमेंट, और उसके बाद ये जो स्टेट के 9 मई से देखिए वो तमाम ये जो 9 मई के सारी वाक़यात हैं, इनकी अभी तक इंक्वायरी चल रही है कि आया ये 9 मई की तरफ जा रहे हैं या बाकी भी जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उसमें अब देखा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का क्या रोल था। लेकिन एक मलिक साहब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो देखें, ये जो पावर्स होती हैं ना, ये तो पोस्टिंग्स होती हैं। आज एक इंडिविजुअल बैठा हुआ, ये कोई इलेक्टेड सीट्स तो है नहीं कि इसने जीत के आनी है, ये जो भी बैठा होता है। मैं देखिए, आप फ्यूचर कोर्स अपने थोड़ा सा पकड़ना है। पाकिस्तान अब ना हम माजी की चीज़ों में या इसी के ऊपर ना स्कटल न कर, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मिस्टेक्स ना हो जिनका इशारा यहाँ से किया जा रहा है या राना साहब कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जब तक आपको सूट करता है कोई भी इंडिविजुअल हो। और मिस यूज़ भी माजरत के साथ विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिशियंस, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ, मैं किसी की वो पॉइंट आउट नहीं कर, लेकिन मिस यूज़ भी पॉलिटिकल लीडर्स ही ना मिस यूज़ करवाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब वो अपॉइंटमेंट होल्डर जो भी हो, जैसे अब जनरल फैज़ साहब का है कि अगर इनको मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप इनको यूज़ कर रही थी या इमरान खान यूज़ कर रहे थे, पीटीआई यूज़, तो ही शुड हैव अंडरस्टूड कि कौन सी रेड लाइन है जहां तक मैंने यूज़ होना है। जब कोलैबोरेशन होता है तो स्टेट नुकसान, देखिए ना आज नुकसान किसका है? सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो गया, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुस्तफा साहब आपसे भी, ये मिस यूज़ ऑफ पावर है, मिस यूज़ ऑफ ऑफिस है, उस ऑफिस का जो आपने ओथ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी है। इसको रोकने के लिए शायद इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस दोनों मिल के तय कर लें कि हमने इस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। मलिक साहब, मुल्क का आवे का आवा बिगड़ चुका है। 50% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे यहाँ उनकी शरह सबसे ज़्यादा है। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, रोज़गार नहीं है। एलीट की आपस में ये लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। हमें पाकिस्तान को अगर डगर पर डालना है तो हमें एक ब्रॉडर ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है कि जिसमें हम अपनी गलतियां भी तस्लीम करें, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी गलतियां तस्लीम करें, सियासतदान भी करें। और उसके बाद हम एक फ्यूचर, जो इस मुल्क को हमने आज ये 25 करोड़ लोग हैं, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपनी जगह पर हो रहा है। ये कल को जब 40 करोड़ लोग होंगे, आप इस अवाम के जमे गफीर को कहाँ लेकर जाएंगे? ना उनकी सेहत का बंदोबस्त है, ना उनकी तालीम का बंदोबस्त है, ना ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है। और हमें अपने ये खौलों से बाहर निकलना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को स्पेस देनी होगी। और सियासतदान जो है उन्हें सियासत इश्यूज के ऊपर ना सिर्फ कि आपस में एक हम दस्तों गिरबां हो और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने असूल कॉम्प्रोमाइज करें और बैक रूम हम डील्स करके कि जनाब आपको मैं इस ओहदे पर लेकर आऊंगा, मुझे जरा इक़्तिदार में आने का मौका तो दीजिए। इन सारी चीजों को हमें खत्म करना होगा सिर्फ ग्रैंड डायलॉग के जरिए। बिल्कुल, एक लाइन एंड पे जरूर कहना चाहता हूँ, वो तमाम इस कौम के बेटे जो सुबह शाम अपनी जाने को इस वतन की खातिर, उन सबको हमारा सलाम है। वो हमारी जान है, हमारी शान है। अगर उसमें से फ्यू इंडिविजुअल्स अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इस इदारे का, इस कौम के निज़ाम का, इस पार्लिमान का फ़र्ज़ है कि उनको करार वाकई सज़ा दे, लेकिन विच हंट नहीं, ट्रांसपेरेंटली सबूत व शवाहिद के साथ पूरी तफसील कौम को बताई जाए। और उन सारे शोधा को सलाम है हमारा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।